आपने कहा 4 जून बीजेपी शून्य, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? 400 पार का जो नारा था वो आप लोग गलत समझ लिए। 400 पार का नारा पेट्रोल के लिए था, आप सीट के लिए समझ लिए। 1000 पार करा दिया गैस, डीजल को पहुंचा दिया 90, तो जनता ने भी मन बना लिया है। और असलियत यह है कि 4 चरण के मतदान के बाद एक चीज शीशे की तरह साफ है कि 4 जून को ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ना मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और मैं बताती हूं क्यों। 400 पार का ये जो नारा था, ये बीजेपी के किसी भी व्यक्ति से कैमरा ऑफ करके पूछेगा, वो आपको बताएगा जबरदस्त बैकफायर किया, क्योंकि लोगों को संविधान को खत्म करने की जो साजिश थी वो समझ में आ गई। लोगों को समझ में आ गया कि ये आरक्षण खत्म करेंगे, लोगों को समझ में आ गया ये अभिव्यक्ति की आजादी खत्म करेंगे, तो जनता उठ खड़ी हुई और 4 चरण के बाद ये साफ है कि मोदी जी की सरकार नहीं बन रही है। बता दूं, देखिए कितनी विविधतापूर्ण संख्याएं हैं। अखिलेश यादव 140, राहुल गांधी 150, प्रियंका जी 180, ममता बनर्जी 195 से 200, केजरीवाल 230। अरे भाई कोई नीलामी लग रही है क्या? इतना 1, इतना 2, फिर रेट बढ़ गया। इससे समझ में आता है गठबंधन का नेता तो छोड़िए, संख्या पर एक मत नहीं है, खाम खाम हवा में लट्ठ बांध रहे हैं। हमारे यहां एक ही नेता, एक ही विचार और एक ही संख्या, कोई किंतु परंतु और दुविधा नहीं है। अब दूसरी बात बताता हूं, जो संविधान की बात कही। संविधान जानते हैं संविधान किसके जमाने में खतरे में आ चुका था, बदला जा चुका था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, संविधान के अनुसार भारत की हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या है? यूनियन कैबिनेट। उस यूनियन कैबिनेट के ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल किसने बनाई? संविधान को आपने तार तार किया ना। भारत का प्रधानमंत्री मिलता था, जब कोई विदेश का राष्ट्राध्यक्ष आता था, दर्जनों वीडियो अवेलेबल हैं कि वो सोनिया गांधी जी से मिलता था, जो कैबिनेट रैंक में थी। सोचिए, भारत के संविधान में के अनुसार सर्वोच्च संस्था कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव को तार तार करके फाड़ के फेंक दिया गया। यह भारत के संविधान के साथ था। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि कभी धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होगा, तो बाकायदा अब उस पॉइंट पे भी आ रहा हूं। सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन में, रंगनाथ कमेटी के रिकमेंडेशन में यह रिकमेंडेशन की गई और यह कहा गया कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। और आज की पीढ़ी को न याद हो तो मैं बताना चाहता हूं, इस देश में एक ऐसा संविधान संशोधन भी हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। जानते कितने आर्टिकल बदले गए थे? 40 आर्टिकल में अमेंडमेंट, 14 आर्टिकल नए जोड़ दिए गए, 2 नए पार्ट जोड़ दिए गए, एक शेड्यूल चेंज कर दिया गया, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया गया, 20% कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया गया। संविधान की उद्देशिका, वो प्रीएम्बल जिसे भारत की आत्मा कहा था, संविधान की आत्मा, वो बदल दिया गया। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, ज्यों ही लोकसभा चुनाव धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, उसी के ऊपर दोनों पार्टियां एक दूसरे को कीचड़ उछालने में लगी हुई हैं। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत ने TV9 भारतवर्ष पर चल रही एक डिबेट के दौरान फिर भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट देने के अनुमान लगाया। उसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि इन्होंने महंगाई बढ़ाई, जिसके साथ साथ 400 सीटें ये मांग रहे हैं, वो संविधान बदल देंगे। उसी का जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सुप्रिया सुनीत को सच्चाई बताई और कहा कि किस प्रकार से इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस पार्टी ने संविधान बदला और कितने चेंजेस उसमें किए और वह कितनी संविधान के खिलाफ काम करती है। आइए देखते हैं इन दोनों के बीच तीखी बहस। आपने कहा 4 जून बीजेपी शून्य, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आप सबको मेरा नमस्कार। 400 पार का जो नारा था वो आप लोग गलत समझ लिए। 400 पार का नारा पेट्रोल के लिए था, आप सीट के लिए समझ लिए। 1000 पार करा दिया गैस, डीजल को पहुंचा दिया 90, तो जनता ने भी मन बना लिया है। और असलियत यह है कि 4 चरण के मतदान के बाद एक चीज शीशे की तरह साफ है कि 4 जून को ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ना मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और मैं बताती हूं क्यों। 400 पार का ये जो नारा था, ये बीजेपी के किसी भी व्यक्ति से कैमरा ऑफ करके पूछेगा, वो आपको बताएगा जबरदस्त बैकफायर किया, क्योंकि लोगों को संविधान को खत्म करने की जो साजिश थी वो समझ में आ गई। लोगों को समझ में आ गया कि ये आरक्षण खत्म करेंगे, लोगों को समझ में आ गया ये अभिव्यक्ति की आजादी खत्म करेंगे, तो जनता उठ खड़ी हुई और 4 चरण के बाद ये साफ है कि मोदी जी की सरकार नहीं बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि इस देश का जो बजट है उसका 15% मुसलमानों पर खर्च किया जाए। और मैं जब मुख्यमंत्री था तब भी ये थॉट सामने आई थी, लेकिन हम लोगों ने विरोध किया और उसके बाद ये मुमकिन नहीं हो पाया। अब फिर कांग्रेस पार्टी के लोग अगर सत्ता में आ गए तो यही करेंगे। देखिए, वो जवाब देने से पहले संख्या का भी बता दूं। देखिए कितनी विविधतापूर्ण संख्याएं हैं। अखिलेश यादव 140, राहुल गांधी 150, प्रियंका जी 180, ममता बनर्जी 195 से 200, केजरीवाल 230। अरे भाई कोई नीलामी लग रही है क्या? इतना 1, इतना 2, फिर रेट बढ़ गया। इससे समझ में आता है गठबंधन का नेता तो छोड़िए, संख्या पर एक मत नहीं है, खाम खाम हवा में लट्ठ बांध रहे हैं। हमारे यहां एक ही नेता, एक ही विचार और एक ही संख्या, कोई किंतु परंतु और दुविधा नहीं है। अब दूसरी बात बताता हूं, जो संविधान की बात कही। संविधान जानते हैं संविधान किसके जमाने में खतरे में आ चुका था, बदला जा चुका था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, संविधान के अनुसार भारत की हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या है? यूनियन कैबिनेट। उस यूनियन कैबिनेट के ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल किसने बनाई?
संविधान को आपने तार तार किया ना। भारत का प्रधानमंत्री मिलता था, जब कोई विदेश का राष्ट्राध्यक्ष आता था, दर्जनों वीडियो अवेलेबल हैं कि वो सोनिया गांधी जी से मिलता था, जो कैबिनेट रैंक में थी। सोचिए, भारत के संविधान में के अनुसार सर्वोच्च संस्था कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव को तार तार करके फाड़ के फेंक दिया गया। यह भारत के संविधान के साथ था। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि कभी धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होगा, तो बाकायदा अब उस पॉइंट पे भी आ रहा हूं, सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन में, रंगनाथ कमेटी की रिकमेंडेशन में यह रिकमेंडेशन की गई और यह कहा गया कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। और आज की पीढ़ी को न याद हो तो मैं बताना चाहता हूं, इस देश में एक ऐसा संविधान संशोधन भी हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। जानते कितने आर्टिकल बदले गए थे? 40 आर्टिकल में अमेंडमेंट, 14 आर्टिकल नए जोड़ दिए गए, 2 नए पार्ट जोड़ दिए गए, एक शेड्यूल चेंज कर दिया गया, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया गया, 20% कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया गया। संविधान की उद्देशिका, वो प्रीएम्बल जिसे भारत की आत्मा कहा था, संविधान की आत्मा, वो बदल दिया गया। तो कहे नहीं, कर चुके हैं। इसलिए सबको पता है संविधान की रक्षा किसने की। आप लेके लल्लू सिंह, मैं वही कह रहा से था, लेके गिरिराज सिंह, सब संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। या तो इन सब लोगों को निष्कासित कीजिए पार्टी से, या यहां पर बैठ के लच्छेदार बातें मत कीजिए। आपने यहां पर एक बात कही, आपने एक सवाल पूछा, मैं छोटी सी बात कह देती हूं, सुधांशु जी से थोड़ी मित्रता है, इसका खामियाजा आपको ना भुगतना पड़े, मुझे नहीं पता। 15% आरक्षण की बात, 15% बजट खर्चे की बात मोदी जी ने कल करी। मोदी जी बिना पलक झपकाए सफेद सपाट झूठ क्यों बोलते हैं? इस देश का प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोलता है? आज चर्चा यह होनी चाहिए। मैं दावे के साथ कहती हूं और मैं यहां पर सीना ठोक के कहती हूं, एक डॉक्यूमेंट, एक कैबिनेट कमेटी की मिनट्स ऑफ द मीटिंग दिखा दे जहां पर ऐसा हुआ हो। आप आकर कुछ भी बोल दीजिएगा, आपने दाम्पत्य का सूत्र निभाया या निभाया, मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहती हूं। आप कह दीजिएगा ब्याहताओं को आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आप कह दीजिएगा एक भैंस छीन लेंगे, आप कह दीजिएगा ये 48 पन्ने का मेरा विजन डॉक्यूमेंट है, हमारा घोषणा पत्र है, 15,329 शब्द है, एक शब्द दिखा दीजिए जो मोदी जी कहते हैं। आज यहां से मंच से जाऊंगी और कभी ऐसे मंच पर नहीं आऊंगी अगर एक भी बात जो मोदी जी कहते हैं वो दिखा दीजिए। तो दिक्कत की बात यह है कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो लगातार झूठ बोलते हैं। उनके झूठ को बेचारे कुछ लोग फैक्ट चेक करते हैं, लार्ज सेक्शंस ऑफ द मीडिया फैक्ट चेक भी नहीं करता है, वही बात नीचे तक चलती है। कोई तो खड़ा होकर पूछे कि कहां से आपने 15% की बात करी, कहां से आपने मंगलसूत्र की बात करी? ये मंगलसूत्र जो हम पहनते हैं ब्याहता औरतें, ये कोई तार है? ये सोने का तार है या धागा है जिसको डाल लेते हैं? अरे एक पति का एक जीवन पर्यंत आप एक निशानी पहनते हैं। किस तरह की फिजूल की बातें करते हैं भाई प्रधानमंत्री? बिल्कुल कहने जा रहा था कि आपकी पार्टी के तमाम नेता जब खुद पब्लिक मंचों पर इस तरह के बयानात देंगे कि 400 सीटें दीजिए, हमें संविधान बदलना है, बड़ा फेरबदल करना है, तो फिर चर्चा तो वहां से शुरू हुई ना। ये हमारे नेताओं के तो किसी बयान को लेकर कह रहे हैं, मैंने तो इनके कृत्य बता दिए। इन्होंने कहा कोई बलिया का नेता बोल देता है तो ऐसा होता ही। बताइए, राहुल गांधी पर्ची फाड़े थे, वो बलिया के नेता थे? ये बताइए, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन सोनिया गांधी जी जो कोई छोटा मोटा नेता थी, उनकी बड़का बड़का फोटो लगती थी और प्राइम मिनिस्टर की छोटा छोटा फोटो लगती थी। मतलब कैबिनेट रैंक जिसको है उसकी फोटो बड़ी लग रही है और उनकी फोटो छोटी लग रही है। और एक दिखा दीजिए सुधांशु जी, एक फोटो दिखा दीजिए। चलिए, हम और आप राजनीतिक मंच साझा नहीं करेंगे, ये यहां पर कह रही हूं। एक फोटो दिखा दीजिए जहां पर सोनिया जी की बड़ी फोटो हो और मनमोहन सिंह जी की छोटी मतलब फोटो। सोनिया जी की छोटी फोटो एक दिखाइए। मैं अभी आपको 10 वीडियो दिखाता हूं जहां पुतिन से हाथ मिला रही है पहले सोनिया जी और यूं पीछे खड़े हुए हैं। सुनिए, यूपीए की चेयरपर्सन है, अभी दिखाएं यूपीए चेयरपर्सन, यूपीए की सुनिए, चेयरपर्सन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो कले भी नहीं है, ये पीछे असलियत है, आप लच्छेदार बातें करते हैं। मेरी बात कहता हूं, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी अगर कोई डिग्निटरी आ रही है, उनसे मिल रही है, आपको क्या दिक्कत है? चलिए मैं जवाब देता हूं। मोहन भागवत को आप क्यों बिठा दें? क्या है मोहन भागवत? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आपको सोनिया गांधी से आपत्ति है? एक मिनट, सोनिया गांधी बोलने के बाद सोनिया गांधी राजनीतिक व्यक्ति हैं। चलिए मैं कोट करता हूं। सोनिया जी की उपस्थिति में मनमोहन सिंह जी ने प्रणब मुखर्जी की पुस्तक विमोचन के समय कहा कि जब मैडम ने मुझसे कहा कि प्रधानमंत्री बनना है तो मैं प्रणब दा के पास गया। मैंने प्रणब दा से कहा, प्रणब दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं, प्रणब दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे आदेश दिया है प्रधानमंत्री बनने के लिए, बड़का कौन छुटका कौन बताइए? ये तो उनकी उपस्थिति में बोला है, प्रणब मुखर्जी की पुस्तक विमोचन में बोला है, खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोला है। तो ऐसा है कि इस प्रकार के तर्क उतर्क करके इसको बचाया नहीं जा सकता, सबको पता है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने जमाने में खड़े होकर पार्लियामेंट में बोला है कि 100 जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी जिसने न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली, वो सबको पता है। अब हम आते हैं आगे की बिंदु। उसी सदन में, एक मिनट, उसी सदन में सुषमा स्वराज जी ने बोला है, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, उसी सदन में सुषमा स्वराज जी ने बोला है, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवा क्यों लुटा? 20 करोड़ रोजगार देना था, 15 लाख सबके अकाउंट में डालना था, किसान की आय दोगुनी करनी थी, 100 स्मार्ट सिटी बनानी थी, पेट्रोल डीजल का दाम 35 पर लाना था, रुपया डॉलर 1 कराना था, चीन को लाल आंख दिखानी थी, ये सब कुछ नहीं हुआ। चलिए थोड़ा सवाल जवाब हो जाए, थोड़ा सवाल जवाब हो जाए। अब अपने टर्न में बोलिए तो बेहतर है। सुधांशु जी से सवाल तो करने दीजिए मुझे, सुप्रिया जी। सुनिए, कह रहे थे कारवा लुट गया, कहते थे एसबीआई एलआईसी बर्बाद हो गया। अभी चेक करिए जाके, पिछले क्वार्टर में भारत की सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी कौन है? इवन इंक्लूडिंग प्राइवेट, रिलायंस से भी ज्यादा प्राइवेट कंपनियों ज्यादा 22,000 करोड़ रुपए का एसबीआई ने, क्या कहते हैं, कारवा लुट गया, कारवा लुट गया, हाईएस्ट प्रॉफिट गेन किया है।
ये जो लोग का हल्ला मचाते हैं, एक्चुअली में इनको पता ही नहीं होता है कि नीचे की जमीन का आधार क्या है। इन्होंने कहा इकोनॉमी, अब बता रहा हूं, पेट्रोल डीजल खोलिए अपना अपना मोबाइल में, अभी से कहता हूं। 2004 में कितने का था डीजल? 22 रुपया। 2014 में हमारी सरकार आई 52 रुपया। कितना राइज हुआ? 220%। आज कितना है डीजल? 87 रुपए। कितना राइज है? 65%। अब सुनिए, 90 रुपए। अरे सुनिए ना, तो कितना हुआ? चलो 90 कितना हुआ? 70%। 70% हुआ ना, आपके में 210%। और सुनिए, पेट्रोल कितना था 2004 में? 32 रुपया। जब हमने छोड़ा, जब इन्होंने छोड़ा 67 रुपया। कितना राइज हुआ? 210%। आज कितना है? 97 रुपए, 60%। बोलिए, आपके जमाने में दो गुनी महंगाई बढ़ी है। किसी भी चीज पर चुनौती से कहता हूं। आइए दूध के दाम देख लीजिए। अच्छा, ठीक है, नहीं सुप्रिया जी, जनवरी 2014 में 1241 रुपए, आज 947 रुपए। बताइए किसके जमाने में? सुधांशु जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि महंगाई की आपने दर आज 5%। इनके कोई 5 साल बता के जाएं जब 5% से कम हो। सुधांशु जी। चुनौती के साथ कहता हूं, कोई 5 साल बता के जाइए आपके शासनकाल में जब 5% से कम। अब मैं जरा दो चार, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी बोरों में भर भर के, टेम्पो में लाद लाद कर काला धन बांट रहे हैं। आपका इस पर क्या वक्तव्य है? मुझे बताइए, अगर देश के प्रधानमंत्री इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, इतनी गंभीर बात कर रहे हैं, तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सांप सूंघ गया सबको, कोई जा ही नहीं रहा है। अरे अगर टेम्पो नहीं पकड़ेंगे मोदी जी तो कहां तक टेम्पो पहुंच जाएंगे? चलिए, इस इस पर जवाब संदर्भ में ले बात लेते करी गई थी। तो जब आप कहते हैं ना, जब हम बात करते हैं तो हमने विवश कर दिया कि 10 साल बाद नरेंद्र मोदी को उसी भ्रष्टाचार पर बोलना पड़ा जिस भ्रष्टाचार की हम बात करते थे। वही अडानी अंबानी पर वो हमला। सुधांशु जी, वैसे बस सिर्फ एक बात बोलता हूं। असलियत यह है कि आप जो बोल दीजिए, सिलेंडर बोल 400 का दीजिए। था उसको 1100 कर दिया, जो पेट्रोल 70 का था उसको शतक पार करा दिया, आटा दही पर जीएसटी लगा दिया, अरे प्रभु पढ़ाई दवाई पर जीएसटी लगा दिया। ये हाल आपने महंगाई का कर दिया है। आज गाना बदल गया है। पहले गाना था सखी सैया तो खूब कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। आज दूसरा गाना चल रहा है, सखी सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते ठीक है। हैं। असलियत ये अब है। सुनिए, सुधांशु जी, बस जवाब। 2 लाइन बोलता हूं भाई। सब अपने अपने मोबाइल खोल के चेक करिए। जनवरी 2014 में 1241 का सिलेंडर था। झूठ बोलते हैं कि 400 का था। 400 का सब्सिडी का सिलेंडर था। 400 और का सब्सिडी के सिलेंडर सिर्फ था। 6 सिलेंडर मिलते थे। 400 का सब्सिडी सिलेंडर था। अक्टूबर 2024 में खत्म हो गई। डब्ल्यूटीओ के साथ एग्रीमेंट किया था। अब ऐसे तो हम कहें क्या उज्ज्वला में मुफ्त का सिलेंडर देते हैं, अब मुफ्त से 1000 रुपए हो गया। इसलिए जो मार्केट रेट था उसकी बात करिए। अब सुनिए, अंबानी अडानी, बड़ी मजेदार बात सुनिए। राहुल गांधी तो खाली एक सांसद है, नेता प्रतिपक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। उनका वीडियो याद है जब उनसे पूछ रहा है जर्नलिस्ट, आप इतना बोल रहे थे और इतना बोल रहे थे, तो अब जब आप लोग बोलना बंद कर दिए तो क्या कुछ मिल गया क्या? तो हंसते हुए कह रहे हैं जब मिल जाता हमको तो हम भी बोलना बंद कर देते हैं। याद करिए जाके वो वीडियो में, हवा में नहीं बोल रहा हूं। और वो टेक्निकली नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी सीनियर। मगर क्या बताएं, नेता प्रतिपक्ष की फोटो नहीं आती है मैनिफेस्टो पे। अध्यक्ष के साथ केवल किसकी फोटो आती है? राहुल गांधी जी की, जो ना अध्यक्ष हैं, ना उपाध्यक्ष हैं, ना महासचिव हैं, ना दोनों सदनों में नेता प्रतिपक्ष हैं, और पद छोड़ चुके हैं, अपदस्थ अध्यक्ष हैं, सबसे असफल अध्यक्ष हैं, मगर सबसे ऊपर चलने वाले अध्यक्ष हैं। यही इनकी पार्टी की समस्या है कि ये हकीकत को नहीं समझते हैं और उसके बाद इधर उधर की बातें करते रहते हैं। नहीं।